नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत में प्रशासनिक सुधार आवश्यकता। आज के इस व्याख्यान में मैं सुधारों की आवश्यकता क्यों, भारत में स्वतंत्रता पश्चात जो प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई है और जो परिवर्तित संदर्भ है, भारतीय दृष्टिकोण है, उस पर चर्चा करूंगी। जो प्रशासनिक सुधार है, प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता क्यों होती है? इन किसी भी प्रकार की व्यवस्था में जब लोगों की आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं और जो वर्तमान व्यवस्था होती है उसके मध्य एक अंतर आता है, जो गैप आता है, उस समय पर प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाती है। उसी के साथ जो दूसरी चीज होती है कि अगर व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है तो जब व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाती है। भारत के संदर्भ में यदि प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था जो रही है वह ब्रिटिश विरासत की एक महत्वपूर्ण विरासत के रूप में रही है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा जिस प्रशासनिक व्यवस्था को आरंभ किया गया था, जिसे लागू किया गया था और जो प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत बेहतर तरीके से कार्य करती रही थी, तो उसमें स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, यह विषय है। ब्रिटिश शासन के द्वारा जिस व्यवस्था को आरंभ किया गया था उस व्यवस्था के तहत जहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनकी भर्ती का आधार जो प्रतिभा होता था, योग्यता होता था और एक कंपटीशन के आधार पर उनका चयन किया जाता था। और 1924 में जो ली कमीशन बना था, ली कमीशन ने अपने या उसके सुधारों के आधार पर जो प्रशासनिक सेवाएं थी उनका भारतीयकरण हुआ था। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था रही है उसका जो प्रमुख कार्य होता था या उसका उद्देश्य था करों का संग्रह करना, जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना और उसके साथ साथ किस प्रकार से समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इन प्रमुख कार्यों का संपादन प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता था। और वो प्रशासनिक अधिकारी जिनका चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर होता था, प्रतिभा के आधार पर होता था और अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते थे, उन कार्यों का बहुत ही सफलतापूर्वक उनके द्वारा निर्वाह किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात जो परिवर्तित परिदृश्य है, जहां पर भारत में जो अपना संविधान बनाया गया, संविधान में जो प्रमुख उद्देश्य निहित हैं, उसमें जिन लक्ष्यों को लेकर संविधान निर्माताओं के द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, तो उन प्रावधानों का, उन लक्ष्यों का और स्वतंत्रता के पश्चात जो लोगों की अपेक्षाएं हैं व्यवस्था से, जो लोगों की अगर हम कहें आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, मांगे हैं, क्योंकि लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के कारण जो लोगों के अधिकार थे उनका उपभोग नहीं कर सके थे और जिस प्रकार की व्यवस्था थी उस व्यवस्थाओं में जो उनकी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोग उन आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, उद्देश्यों के साथ उससे जुड़े हुए हैं और जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आया। संविधान के तहत भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात अब भारत में लोगों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर प्राप्त है। वो राजनीति में स्वयं भाग ले सकते हैं, अपने जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से
अपना प्रतिनिधित्व वो संसद तक या जो राज्य स्तर पर संस्थाएं हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म उन्हें मिले हैं जिनके माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दूसरी जो व्यवस्था भारतीय संविधान में है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। इस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ जो राज्य के द्वारा लोगों को उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कराने का अवसर प्रदान करना है, क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो किन्हीं कारणों से अब तक आर्थिक जो उनकी अगर हम कहें आवश्यकताएं हैं, सामाजिक रूप से वो उतना सक्षम नहीं है, राजनीतिक रूप से उतना जागरूक नहीं है, जिससे कि वो है उन जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, वो उसमें आ सके। तो इसलिए सरकार के द्वारा उस वर्ग के लिए जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, सरकार के द्वारा उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता था। इस प्रकार की अवधारणा को भारत में संविधान के तहत स्वीकार किया गया है और इसी के हेतु भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर उनका प्रावधान है और उनकी प्राप्ति के लिए ये प्रयास है कि किस प्रकार से इनको प्राप्त किया जाएगा। और सभी सरकारों के द्वारा अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से देखें तो उनको प्राप्ति के लिए प्रयास निरंतर किया जाता रहा है। जो भारत में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, इन मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है कि जो भारत में प्रत्येक नागरिक है उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनका वह किस प्रकार स्वतंत्र रूप से उनका उपभोग कर सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है, और जो प्रावधान किए गए हैं, जो न्यायिक प्रावधान किए गए हैं, उन न्यायिक प्रावधानों के तहत किस प्रकार वह न्याय प्राप्त कर सकता है अगर उसके अधिकारों का किन्हीं परिस्थितियों में हनन होता है। तो उसके लिए भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी व्यवस्था की गई है कि व्यक्तियों का चहुमुखी विकास संभव हो सके, और ये विकास किस प्रकार से संभव हो सकता है उनके लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में जो एक और चीज पर बल दिया गया है कि किस प्रकार से स्थानीय स्तर पर विकास संभव किया जा सके, क्योंकि जो भारत में जब संविधान निर्माण हुआ है वहां पर भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांवों में निवास करता था। तो गांवों का विकास किस प्रकार से हो, जैसे कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास किया जाए। तो अगर भारत को विकास के मार्ग पर लेकर जाना है, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ग्रामीण स्तर पर विकास किया जाए। तो उन ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान है, और उसी के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात से सरकारों के द्वारा भी समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं, इस प्रकार के कानून पास किए गए हैं जिससे कि ग्रामीण विकास संभव हो सके। ये परिवर्तन आया है स्वतंत्रता के पश्चात। महिलाओं के उत्थान की यदि हम बात करें, सशक्तिकरण की हम बात करें, तो भारत में जहां मौलिक अधिकारों में किसी भी आधार पर जो भेदभाव है उसको निषेध किया गया है, तो उसके तहत महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत में नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के उत्थान पर, वहां पर बल दिया गया है। और इसी के साथ स्वतंत्रता के पश्चात सरकारों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के हम कहें कानून बनाए गए हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके लिए जो लागू करने के लिए जिस प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो महिलाओं के विकास के ऊपर बल है, विकास उनके शैक्षिक विकास की बात करें, उनके स्वास्थ्य के सुधार की हम बात करें, उनका आर्थिक सशक्तिकरण है, पंचायती राज में उनकी भूमिका है, तो इसके तहत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए हैं। और राजनीतिक रूप से देखें कि किस प्रकार से नीति निर्माण में और डिसीजन मेकिंग में अगर हम कहें
स्थानीय स्तर पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, तो भारत में उसके लिए संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से, जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है, उसके माध्यम से उनके लिए जो सीटें हैं वो भी आरक्षित की गई हैं कि आरक्षित सीटों पर जो महिलाएं हैं जब वो चुनकर आएंगी तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी और जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनमें उन महिलाओं की भूमिका भी सार्वजनिक रहेगी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विकास के लिए और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया गया था। और अगर इन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो प्रथम 2 परियोजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं 3 हैं, उनमें प्रमुख रूप से जो बल दिया गया है वो कृषि सुधारों को लेकर दिया गया है। कृषि सुधार हो, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हो और किस प्रकार से ग्रामीण स्तर पर विकास किया जा सके। उसके पश्चात जो पंचवर्षीय योजनाओं के अगर हम लक्ष्यों को देखें तो उन लक्ष्यों में जहां पर गरीबी उन्मूलन है तो वहीं पर शिक्षा का विकास है। शिक्षा के विकास के साथ साथ जहां पर महिलाओं एवं बच्चों के विकास की बात कही गई है तो वहीं पर उसके साथ साथ रोजगार के अवसर किस प्रकार से अधिक उपलब्ध कराए जाएं, इस बात का भी उसमें समावेश किया गया है। जो ये पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, अगर हम उन्हें कहें कि वो समग्र भारत को समग्र विकास की ओर लेकर जाती हैं तो ये पूरी तरह से उन चीजों को समावेश करता है। तो ये जो समग्र विकास इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रखा गया है, उन पंचवर्षीय योजनाओं को किस प्रकार से बेहतर तरीके से लागू किया जाए जिससे कि जो अपेक्षित परिणाम है उनको प्राप्त किया जा सके और उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य उसमें रखा गया है। ये है जो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात का जो बदला हुआ परिवेश है, उसमें किस प्रकार की जो प्रशासन है उस तंत्र की आवश्यकता है, उसमें कैसे परिवर्तन लाया जाए या उसमें सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। तो जैसा कि मैंने अभी आरंभ में कहा था कि भारत में जो प्रशासनिक ढांचा है, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, वह ब्रिटिश विरासत का परिणाम स्वरूप जो मिला है वह है। उसमें संगठनात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा परिवर्तन न करते हुए उसको अक्षुण्ण बनाए रखा गया है और ये जो सारी चीजें हैं, ये जो परिदृश्य बदला है, अब इसके तहत वह किस प्रकार से कार्य करे जिससे कि उसमें परिवर्तन उन आवश्यकताओं के दृष्टिगत जो ये संदर्भ बदला है, जो संवैधानिक मूल्य आए हैं, जो संवैधानिक लक्ष्य आए हैं और जो सामाजिक रूप से परिदृश्य बदला है कि लोग जहां पर अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जागरूक हैं, वो अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से जो उनकी सहभागिता बढ़ी है व्यवस्था में, उस सहभागिता में जहां पर उनका निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हुई है, तो वहां पर अब जो प्रशासनिक मशीनरी है वो किस प्रकार से कार्य करे। क्योंकि जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो मशीनरी थी वो एक ऐसा तंत्र है जो ब्रिटिश शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था और बहुत कुशलता के साथ, बहुत सफलता के साथ उसने ब्रिटिश शासन के जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति का जो भारत का परिदृश्य है, वहां पर पंडित नेहरू जी के द्वारा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा भी भारतीय प्रशासनिक मशीनरी की अगर हम कहें तारीफ की गई थी और पटेल जी ने तो कहा था कि ये मशीनरी ऐसी है कि जिस प्रकार से यह कार्य करती है, अगर वो कार्य वह ना करे तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें कि स्वतंत्रता के पश्चात भी उसमें कुछ समय तक वो उसका जो शैली है वो बनी रही। लेकिन जो एक समस्या रही है कि जो भारत में जो प्रशासनिक तंत्र रहा है वो नियामकीय कार्य करने में तो सक्षम रहा है, लेकिन वह कभी जन कल्याण से नहीं जुड़ा है।
उसका जो लक्ष्य है वो लोगों का विकास नहीं रहा, जन कल्याण नहीं रहा, लोगों से भावनात्मक लगाव का अभाव है, लोगों से संवेदनशीलता का अभाव है। वह एक ऐसी मशीनरी के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य वो जो निर्धारित लक्ष्य है उनको पूरा करना है, जो कि मैंने अभी अपने प्रथम उसमें जिन चीजों को इंगित किया था। लेकिन जो ये परिदृश्य बदला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, अब वह भारत का बदला हुआ दृष्टिकोण है। वो जो बदला हुआ दृष्टिकोण है उसमें किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था हो, किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था कार्य करे, क्योंकि जो ब्रिटिश विरासत हमें मिली है वह विरासत में जो संगठनात्मक ढांचा मिला है उसमें एक भिन्न प्रकार का कार्यशैली है। अब जो प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है वो इस प्रकार की है कि जहां पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, महिलाओं के उत्थान है, कृषि में सुधार है, ग्रामीण विकास पर बल है, और उसके साथ अगर हम कहें कि जो समग्र विकास है उसके साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह प्रशासनिक मशीनरी आगे बढ़ सके। ये जो प्रशासनिक मशीनरी है इसमें जो अगर हम कुछ समय तक देखें तो जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने की तरह वह आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये महसूस होने लगता है कि इस प्रशासनिक मशीनरी में सुधारों की आवश्यकता है। ये वो सुधार हैं जो जिन सुधारों की बात लोगों की हितों, मांगों, आवश्यकताओं के संदर्भों में और जो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, जो सेवाएं उन्हें दी जाती हैं, उसमें जो अंतर होता है उस अंतर को कैसे कम किया जाए और समाप्त किया जाए। क्योंकि भारत में लंबे समय के बाद, लगभग 2 सेंचुरी के बाद जो स्थिति आई थी, लोग स्वतंत्र हुए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अपेक्षाओं में हम कहें वृद्धि हुई या वो जन्मित भी थी, क्योंकि लोग लंबे समय से उसके लिए स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, हम स्वराज्य की कल्पना की है, उसको साकार रूप होते हुए देखा, तो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो भी उससे जुड़ी हुई हैं। तो वो जो प्रशासनिक तंत्र है वो किस प्रकार से उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतनी सीमा तक जो अपेक्षाएं हैं उससे कम रह पा रहा है, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन के समय पर जो प्रशासनिक तंत्र डेवलप हुआ है वो उन संदर्भों में है। और उसके बाद अगर हम कहें द्वितीय युद्ध के पश्चात की जो स्थिति है जहां पर परिवर्तन आया है, और F.W. रिक्स ने जो मॉडल दिया है, जो परिवेशीय अध्ययन के नाम से जाना जाता है, जो इस बात पर बल देता है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर उस समय का जो परिवेश है उसका प्रभाव पड़ता है, वो उससे प्रभावित होती है और जिसमें वो कार्य करती है। क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो वैक्यूम में कार्य नहीं करती, वो एक परिवेश में काम करती है। तो परिवेश किस प्रकार का है, तो भारतीय संदर्भ जो उस समय पर है वहां पर वो एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर से गुजरता है जहां पर हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विकास का लक्ष्य सामने है, जो लोक कल्याणकारी राज्य कार्यक्रम है वो सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जो हमारा प्रशासन है वो प्रशासन जो संगठनात्मक स्तर पर वही है और उसमें कोई मूलभूत अंतर नहीं दिखलाई देता। क्योंकि जब प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की बात होती है तो सुधारों में जहां उसकी संरचना में सुधार होना चाहिए वहां उसके साथ साथ उस प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया किस प्रकार से का पालन किया जाता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में भी लोकतांत्रिक विशेषताएं न केवल परिलक्षित हो बल्कि उनका पालन भी हो, जिससे कि लोकतांत्रिक आदर्शों को, मूल्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
तो भारत में जिस विकास को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है, तो वहां पर ये जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें भी लोकतांत्रिक विशेषताओं का समावेश होना आवश्यक है, जिससे कि वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरफ आगे बढ़ सके, उस मार्ग पर चल सके और उनको पूरा कर सके। भारत में यदि हम उसके पश्चात की ओर देखें तो इस दिशा में जो प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो प्रक्रिया में परिवर्तन आया है, लेकिन ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की गति और जिस गति के साथ हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें एक अंतर है, और वो जो अंतर है वो अंतर दिखलाई देता है उन लक्ष्यों के अपेक्षित परिणाम तक ना पहुंच पाने पर। तो ये जो अंतर है, उस अंतर को किस प्रकार से कम किया जाए, ये भी प्रशासनिक सुधार के लिए एक आवश्यकता महसूस की जाती है। जो प्रशासन की और जनता का एक जुड़ाव होना चाहिए, सहभागिता तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है, वो भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रशासन और लोगों के मध्य एक जुड़ाव हो, क्योंकि जो प्रशासनिक तंत्र है वह भारत में और किसी भी अगर हम व्यवस्था की बात करें तो वह जनता और सरकार के बीच मध्य कड़ी का कार्य कर रहा है। सरकार के द्वारा विकास के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, उनको लागू करने का कार्य जो है वह प्रशासनिक मशीनरी का है। तो यह प्रशासनिक मशीनरी उन कार्यक्रमों को, कानूनों को जब लागू करती है तो वह जनता और सरकार के मध्य कड़ी का काम करती है। तो यहाँ पर जो इस प्रशासनिक व्यवस्था का काम है वह है कि जनता के साथ उसका जुड़ाव हो, वो संवेदनशीलता हो, वह संवेदनशीलता जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में, उनकी मांगों को पूरा करने में, और जो सरकार के लक्ष्य हैं उन सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी स्पष्ट रूप से उसका वह दिखनी चाहिए, परिलक्षित होनी चाहिए, लोगों को वह महसूस भी होनी चाहिए। क्योंकि जो जनता है जिसके लिए कि योजनाओं का निर्माण किया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं, उसका उन योजनाओं से लाभान्वित होना जरूरी होता है, उनको दृष्टिगत रखते हुए ही वह कार्य करती है। भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह अगर हम कहें कि सरकार का द मोस्ट विजिबल पार्ट है, तो उसे उस रूप में वो दिखलाई देता है, क्योंकि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जो एक सबसे महत्वपूर्ण अगर हमें चीज दिखती है तो वह यह प्रशासनिक तंत्र है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था में जो समय के साथ जो बुराइयां उत्पन्न हुई हैं, उन बुराइयों को किस प्रकार से दूर किया जाए और उस व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया जाए कि वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतर सके, सरकार के लक्ष्य हैं उनमें आ सके। क्योंकि अगर हम देखें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का अगर हम मूल्यांकन करें तो उसमें जो कमियां आई हैं या इस तरीके की बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, चाहे वो काम की देरी से लेकर है, जिसे हम लाल फीताशाही कहें, अगर हम उसे कहें असंवेदनशीलता है, सरकार के कार्यों को या कानूनों को क्रियान्वयन में जो ढिलाई दिखलाई देती है वहां पर है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भारत में उभर कर आया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा उस चीज को स्वीकार किया गया था कि किस प्रकार से धन ऊपर से चलकर नीचे तक पहुंचता है। तो इस सरकारी धन का दुरुपयोग है, कार्यों में लेट लतीफी है, जनता की सहभागिता प्रशासन में न के बराबर है, प्रशासन में असंवेदनशीलता है। तो ये जो कमियां इस प्रशासनिक व्यवस्था में आई हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, क्योंकि जो 20वीं सदी का भारत का अगर हम कहीं अंतिम दशक जो रहा है उसमें जो परिवर्तन देखने को मिला है वह परिवर्तन है जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण हुआ है, निजीकरण हुआ है, और इसके साथ साथ जो हम कहें उदारीकरण
कि जो नीतियां भारत में अपनाई गई हैं उनके तहत भी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो इनके तहत जो व्यवस्था में परिवर्तन आया है राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, और अगर हम देखें तो सांस्कृतिक स्तर पर भी इसे स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। तो यह जो भारतीय संदर्भ में परिवर्तन है, तो इन परिवर्तनों को उनके तहत किस प्रकार से जो ये प्रशासनिक तंत्र है उसके अनुकूल बनाया जाए, जिससे कि भारत में जो उदारीकरण की, निजीकरण की या भूमंडलीकरण की एक प्रक्रिया अपनाई गई है, उदारीकरण की नीतियां अपनाई गई हैं, उनको वह बेहतर तरीके से लागू करते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। तो ये जो तीनों चीजें हैं उन्होंने भारत के जो परिवेश है उसको परिवर्तित किया है, और उसके तहत ये भी मांग की जाती है कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी उस तरीके का परिवर्तन हो, सुधार हो, जो कमियां आई हैं उन कमियों को दूर किया जा सके और एक इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जा सके जिसको की जो आवश्यकता है वर्तमान संदर्भों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो आदर्श रखे गए हैं उन आदर्शों को, मूल्यों को, लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनको पर अगर हम कहें कि उन पर खरा उतर सके, तो इन के तहत भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता स्वतंत्रता की कुछ समय पश्चात से ही महसूस की जाने लगी थी। विभिन्न प्रयास भी किए गए हैं और वर्तमान में भी उन सुधारों को लेकर जो एक चर्चा है, जो एक हम कहें डिबेट है, जो आवश्यकता है, उसे वर्तमान में भी महसूस किया जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।